चलिए जी, शुरुआत करते हैं अपनी क्लासेस की। आज तो अपन थोड़ा बहुत कैसे अपन आगे बढ़ेंगे, हमारा सिलेबस क्या क्या रहेगा, है ना। कौन कौन से टॉपिक्स अपने को पढ़ने हैं और किस तरीके से अपना पैटर्न रहेगा पढ़ने का, वो सब चीज़ें अपन डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं। देखो, आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो बच्चों, ये तो आपको बताने की ज़रूरत है ही नहीं कि एसएससी जो है अपने साथ में कई एग्जाम्स कैरी करता है। जो सिलेबस आप लोगों को मिला है उसमें आपको पता है कि एसएससी जो है, उस एसएससी में आप एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ का भी फॉर्म लगा सकते हो, है ना, 12th पास। उसके बाद में आप सीएचएसएल का भी लगा सकते हो, है ना। उसके बाद में आप सीजीएल का भी फॉर्म लगा सकते हो, और उसके बाद में आप सीपीओ का भी फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। ये दोनों जो एग्ज़ाम हैं, इन दोनों के लिए हमें क्या चाहिए? 12th। ये आपकी 10+2 बेस्ट है ना। और ये दोनों एग्जाम्स के लिए हमें क्या चाहिए? ग्रेजुएशन। इन दोनों के लिए क्या चाहिए अपने को? ग्रेजुएशन चाहिए, है ना। इनके लिए अपने को ग्रेजुएशन करनी पड़ती है ना। लेकिन मुद्दा ये है कि इनका और इनका सिलेबस जो है वो सेम ही है। इसका मतलब हमें शुरुआत में फॉर्म्स तो ये लगाने हैं 12th पास, लेकिन हमारी तैयारी साथ साथ इनकी भी होती चली जाएगी, है ना। दूसरी बात, इनके अलावा भी मान लो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी एग्जाम देते हो, उस सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम में चाहे आपका मैथ्स हो, चाहे आपका रीजनिंग हो, या फिर आपका जीएस का पोर्शन हो। इंग्लिश तो नहीं आता है, जैसे दिल्ली पुलिस में नहीं आता है, रेलवे में नहीं आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है सारी एग्जाम, इनमें इंग्लिश तो नहीं आता है। लेकिन आपका मैथ्स, रीजनिंग और जीएस ये तैयार हो जाएगा। यानी आप कोई भी फॉर्म भरो, इस तैयारी के बाद में आप स्वतंत्र हैं, आपके पास फ्रीडम है किसी भी फॉर्म को भरने की। समझ रहे हो मेरी बात? इसका मतलब ये एक 12th के बाद में हमारे पास क्या है? बहुत अच्छा विकल्प है करियर को चुनाव में, है ना। और लगातार इसकी एग्जाम्स होती हैं। कैलेंडर जो है वो पहले ही जारी कर दिया जाता है, एक फिक्स्ड पैटर्न पे एग्जाम होती है कि भाई ये एग्जाम फरवरी में होनी है तो फरवरी में ही होगी, मार्च में होनी है तो मार्च में ही होगी। आपको वैकेंसीज के लिए वेट करने की कोई जरूरत नहीं है ना। अपन इन सब की तैयारी के लिए जो पोर्शन देखने वाले हैं, वो पोर्शन है अपना इंग्लिश। क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश में हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में अपने को बातचीत करनी है। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा बच्चों, वो रहेगा बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। सबसे पहला टॉपिक जो आज ही अपन डिस्कस करना शुरू करेंगे, जिसका नाम क्या है? बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। यानी इस टॉपिक में अपन ये जानेंगे कि इंग्लिश कैसे बिहेवियर दिखाता है, इंग्लिश बनता कैसे है, इंग्लिश से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हमारे काम में आती हैं, कौन कौन से शब्द जो है वो मिलकर के सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस क्या होता है, वर्ड क्या होता है ना। ये छोटी छोटी चीज़ों के बारे में अपन जानकारी लेंगे। उसके बाद में हमारा जो दूसरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नाउन। दूसरे टॉपिक का नाम क्या रहेगा? नाउन। अपन नाउन के बारे में जानेंगे। फिर हमारा तीसरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रोनाउन। कौन रहेगा? प्रोनाउन। ठीक है। चौथा जो टॉपिक हमारा सिलेबस में रहेगा वो होगा एडजेक्टिव। कौन होगा? एडजेक्टिव। पांचवा जो टॉपिक हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा एडवर्ब। पांचवा टॉपिक क्या रहेगा? एडवर्ब। छठा जो टॉपिक हमारा रहेगा वो टॉपिक रहेगा, सॉरी, पांचवा आप डेटर्मिनर्स। क्या पढ़ेंगे? डेटर्मिनर्स। छठा जो टॉपिक रहेगा हमारा वो क्या रहेगा? एडवर्ब। ठीक है। फिर
7th नंबर जो टॉपिक है वो हमारा होगा कंजक्शन। फिर 8th नंबर जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा आर्टिकल। ठीक है। फिर 9th नंबर जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा द वर्ब। 10 नंबर जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका टेंस। 11 नंबर जो टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा कंडीशनल्स। 12 नंबर जो टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा मॉडल्स। 13 नंबर जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका वॉइस। 14 नंबर जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका नरेशन। और 15 नंबर जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सम अदर पार्ट ऑफ ग्रामर, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट एंड अदर थिंग्स। ये चीजें अपन डिस्कस करेंगे 15th नंबर टॉपिक में। तो ये जो सिलेबस है बच्चों, ये तो है आपका ग्रामर का सिलेबस। किसका सिलेबस है? ग्रामर। तो फ्रंट पेज पे सबसे पहले आप ये सिलेबस लिखेंगे, यही इंडेक्स से अपन चलेंगे, इसी ऑर्डर में अपन चलेंगे, सीक्वेंस अपना पढ़ने का ये रहेगा। सबसे पहले पेज पे, फ्रंट पेज पे आप इसको कॉपी कर लोगे। ये सेम क्लासेज आपको प्ले स्टोर, जो अपना आधार का चैनल है उस पर एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे उस पर मिल जाएंगी। और शुरुआत की मैं सारी क्लासेज जो है वो यूट्यूब पे आज से ही डलवाना शुरू कर दूंगा, आधार एसएससी एकेडमी, उसके ऊपर ये सब की सब आपको क्लासेज अवेलेबल मिलेंगी। वो कहाँ गई रेणु? तो इसमें बैठना था, उसमें कैसे चलेगी वो? लिखो आप।
हो गया। तो ये तो आपका ग्रामर का सिलेबस है जो अपन कवर करेंगे। अब देखो आगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा एक पोर्शन होता है वोकेब का, वोकेबलरी। वोकेबलरी हमारी क्लास में साथ साथ चलेगी, यानी लास्ट के 10 मिनट में अपन क्या करेंगे, वोकेब को डिस्कस करेंगे हर क्लास के तुरंत बाद में। उसके लिए पहले दिन आपको क्या मिलेगी, वो वोकेब के जो क्वेश्चंस हैं जो अपन क्लास में डिस्कस करने वाले हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम इंग्लिश विद पंकज डूडी। उस पे हर रोज रात को 9 बजे वो सीट आपके पास अवेलेबल हो जाएगी, और क्लास में अपन उसको क्या करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे। वो 5 7 8 वर्ड रोजाना बेसिस पे मैं भेजूंगा, लास्ट के 10 15 मिनट अपन उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। वोकेब में कौन कौन से पार्ट शामिल हैं? वोकेब में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, एडियम्स एंड फ्रेजेस, एडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ये जो कहानी है वो अपनी हर क्लास के लास्ट में रोजाना चलेगी। समझ गया मेरी बात? और आजकल की जो एग्जाम्स हैं उनके अंदर इंग्लिश में जो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है सिलेक्शन होने और ना होने में, वो कौन है? आपका वोकेब का पार्ट है। ग्रामर तो आप सब सीख जाओगे, उसकी तो श्योरिटी है, गारंटी है। लेकिन दिक्कत कहाँ पैदा होती है फिर? वोकेबलरी में। एक साथ हम सब चीजों को याद नहीं कर सकते, इसलिए अपन साथ साथ क्या करेंगे, उसे याद करते चले जाएंगे। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट है, लिख लो इसको भी। हो गया। अब तीसरा पार्ट, तीसरा पार्ट है बच्चे आपका कॉम्प्रिहेंशन से। कॉम्प्रिहेंशन का आपका पार्ट है। इस कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट में कौन कौन सी चीजें अपने को देखनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी? देखिए, एक तो अपने को इसमें सीखना पड़ेगा पैराजंबल्स। पैराजंबल्स आप इसको PQRS भी बुलाते हो, यानी आपके पास 5 या 4 सेंटेंस होंगे और उनका जो है वो एग्जामिनर ऑर्डर जो है, सीक्वेंस जो है वो गलत देगा, और आपसे उसको किस में, सही सीक्वेंस में कन्वर्ट करवाएगा। ये अपने को सीखना है, पहला पॉइंट। दूसरा है क्लॉज टेस्ट। ये भी अपने को, क्लॉज टेस्ट का मतलब आपके पास एक पैसेज होगा 8 से 10 लाइन होगा, और बीच में क्या देगा, ब्लैंक्स देगा, और उन ब्लैंक्स में आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन से देख करके सवाल का जवाब देना पड़ेगा। उसे अपन क्या कहते हैं, क्लॉज टेस्ट। तीसरा है आपका पैसेज रीडिंग। एडिक्विटी ने अब की बार का जो एसएससी हुआ है उसके अंदर क्लोज टेस्ट की जगह क्या दिया है, पैसेज दिया है। तो पैसेज को कैसे सॉल्व करना है, कैसे जवाब देना है, उसके ऊपर अपनी चर्चा होगी। समझ गए मेरी बात? तो ग्रामर और इंग्लिश जो है वो अपनी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो ग्रामर का पोर्शन है, एक वोकेबलरी का पोर्शन है, और तीसरा आपके कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन है। अपने को 8 महीने इन तीनों तीनों के बारे में क्या करनी पड़ेगी, चर्चा करनी पड़ेगी। समझ गया मेरी बात? ये लिख लीजिए, फिर आज का पहला यूनिट के बारे में अपन अपनी कहानी शुरू करते हैं।
हो गया। चलिए अब यहां से अपनी पहली यूनिट शुरू होती है बच्चों, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है द सेंटेंस। सेंटेंस से अपनी शुरुआत होगी। आपसे मैं एक सिंपल सा सवाल पूछ लेता हूं बच्चों कि अगर आपको सेंटेंस को डिफाइन करना पड़े तो सेंटेंस क्या होता है, बताइए जरा। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। और कोई बच्चा? क्योंकि शुरुआत तो इसी से होनी है ना, हमारे पास जो भी होगा वो क्या होगा, एक सेंटेंस होगा। हमें जो भी सवाल दिखेगा एग्जाम के अंदर वो क्या दिखेगा, एक सेंटेंस दिखेगा। तो सेंटेंस है क्या, देखो मैं बताता हूं बच्चों। आपको सेंटेंस अगर है या नहीं है इस बात का पता करने के लिए उस सेंटेंस के अंदर 3 तरीके की बातें होना कंपलसरी है। कौन सी? सेंटेंस जो होता है वो होता है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। एक पॉइंट तो ये कि सेंटेंस होने के लिए क्या होना चाहिए, वर्ड को अरेंज करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 ऐसे 6 7 वर्ड्स को क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट तो ये कि सेंटेंस क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है। दूसरी बात, जो सीक्वेंस में आपने उनको डाला है उनका कंप्लीट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए। क्या होना चाहिए उनका, एक कंप्लीट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, यानी उनकी ग्रामर जो है वो क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। जिस सीक्वेंस में ग्रामर काम में ली जाती है उसी सीक्वेंस में ग्रामर क्या लेनी चाहिए, उसमें काम में लेनी चाहिए। अब कैसे अपन ग्रामर को काम में लेंगे, इसीलिए तो अपन सीख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर को, है ना। लेकिन अभी अपन बात कर रहे हैं सेंटेंस क्या है। तो पहली बात अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, दूसरी बात क्या होना चाहिए, वो उसका कंप्लीट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, तीसरी बात उसका कंप्लीट एंड लॉजिकल मीनिंग भी होना चाहिए। उसका क्या होना चाहिए, कंप्लीट और लॉजिकल मीनिंग। यानी अगर आपने अरेंजमेंट कर दिया, अगर आपने ग्रामर सही कर दी लेकिन उसका कोई लॉजिकल मीनिंग नहीं है तो फिर वो सेंटेंस नहीं हो सकता। समझ रहे हो मेरी बात। तो अगर ये तीनों बातें कोई चीज फॉलो करेगी तो वो क्या होगी, आपकी सेंटेंस होगी। अगर तीनों में से कोई एक भी बात लागू नहीं हो रही है तो फिर वो सेंटेंस नहीं है, वो सेंटेंस गलत हो गया है। उसे अपने को क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात। चलिए अब जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, आप बताओगे कि ये सेंटेंस है या नहीं है। बच्चों मैंने कहा ए सॉन्ग संग मोहन, क्या ये सेंटेंस है बच्चों? ए सॉन्ग संग मोहन, क्या ये सेंटेंस है? आप कहोगे सर सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? पहला पॉइंट है अरेंजमेंट ऑफ क्या होना चाहिए, वर्ड्स। तो वर्ड्स का अरेंजमेंट तो है इसमें, है कि नहीं है? वर्ड्स का अरेंजमेंट तो है, लेकिन क्या उसका एक कंप्लीट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है? तो आप कहोगे सर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर ए सॉन्ग तो आपने लिख दिया, आपने यहां लिखी है मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी है आपने यहां पर, थर्ड फॉर्म। तो सर एक ग्रामर का पॉइंट हमें यह सिखाता है कि कभी भी, जब कभी भी हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई देती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस दिखाई देता है या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई देती है, तो वो विदाउट हेल्पिंग वर्ब यूज की जा सकती है। यानी किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या एस या ईएस के साथ आपको किसी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा ग्रामर कहता है। कौन कहता है?
ग्रामर कि आप इन वर्ब्स को आप इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते हो। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिखाई देना मेरे बच्चों, तो कभी भी आईएनजी जो है वो विदाउट हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया जा सकता। उसको आप हमेशा किसके साथ यूज करोगे? विद हेल्पिंग वर्ब। यानी कभी भी कोई आईएनजी वाली वर्ब आपको विदाउट हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आएगी, हमेशा उसके साथ कौन नजर आएगा? आपको हेल्पिंग वर्ब नजर आएगा ही आएगा। इतनी बात समझ गए आप? आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे बच्चों आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नजर आए कहीं पर भी, तो कभी भी थर्ड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी। यानी इसके साथ भी हमेशा कौन आएगा? हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, है ना? तो हमारे पास अब एक ही नई सूचना है और अपन इस सूचना को काम में लेकर के इस सवाल से बातचीत करेंगे। तो ये सवाल कहेगा, बोलो गुरुजी ए सॉन्ग तो ठीक है, ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपने ये जो संग वर्ब लिखी है, ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर कहता है कि हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को विदाउट हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना चाहिए। उसके साथ आप कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर लगाओगे, चाहे फिर वो सेंटेंस को आप एक्टिव में लिखो या फिर चाहे आप उसको पैसिव में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि पैसिव वॉइस में क्या होता है, आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज, अगर आप 12वीं तक पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस सीखे हो, तो उसमें क्या होता है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और उसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब अपन किसी भी टेंस की यूज कर लेते हैं। बी की फॉर्म अपन यूज कर लेते हैं, तो फिर वो क्या बन जाता है? पैसिव बन जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो मैं यहां क्या करूंगा, ए सॉन्ग, और फिर मैं संग जो थर्ड फॉर्म है, इससे पहले यहां एक बी की सेकेंड फॉर्म लगा दूंगा। तो अब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी, जो पैसिवलाइज कर देगी सेंटेंस को। तो ए सॉन्ग वॉज संग, और फिर मुझे यहां क्या लगाना पड़ेगा? बाई। इसका मतलब ये हो गया कि एक गाना मोहन के द्वारा गाया गया था। आप इस बात को समझ गए बच्चों? कर पाओगे इस तरीके से? तो ये क्या है आपका सेंटेंस अब जो बना है। पहले जो बना था वो सेंटेंस नहीं था। अब अगर मैं ये एक सेंटेंस और लिख दूं, मैंने कह दिया मेरे बच्चों को, मैंने बोला फॉर रवि आई वेंट देयर, ये लिख दिया मैंने। फॉर रवि आई वेंट देयर, क्या सही है ये? बोला सर मामला तो ठीक ठाक से समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी गलत सा लग रहा है। क्योंकि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में क्या बात करते हैं सबसे पहले अपन? सबसे पहले कौन आता है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन होगा? उसके बाद में कौन आती है? वर्ब। उसके बाद में अगर कोई एडवर्ब है तो एडवर्ब, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। तो आई वेंट देयर फॉर रवि, मैं वहां रवि के लिए गया था। तो अब ये क्या है? सेंटेंस है नीचे वाला, ये क्या है आपका? सेंटेंस बन गया है। तो सेंटेंस होने के लिए क्या होना चाहिए? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड होना चाहिए, कंप्लीट ग्रामेटिकल उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, कंप्लीट और लॉजिकल उसका क्या होना चाहिए? मीनिंग होना चाहिए। अभी तक हमने दो ही पॉइंट्स पे चर्चा करी है, एक तो अरेंजमेंट पे चर्चा कर ली और एक हमने ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पे चर्चा करी। अभी तक कंप्लीट मीनिंग और लॉजिक के बारे में हमने कोई एग्जांपल लिखा नहीं है। तो अपने को यहां से लिखना शुरू करना है बच्चों। हमारा पहला पॉइंट है द सेंटेंस। हम डिस्कस करेंगे यूनिट फर्स्ट में सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस को आइडेंटिफाई अपन कैसे कर सकते हैं कि कोई सेंटेंस सही है या गलत है, ये अपने को देखना है। क्योंकि आप आगे चल के यही तो पता करने वाले हो कि सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है। तो हम पहले ही सीखेंगे कि सेंटेंस गलत कब होता है और सेंटेंस सही कब होता है। लिखो।
हो गया। साथ में ये पॉइंट भी लिख लोगे आगे वाला। हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं और उन सेंटेंसेस पे आपको ध्यान लगाना है, सोचना है, समझना है कि यार ये सेंटेंस है या नहीं है, या क्या ये सेंटेंस हो सकते हैं या फिर ये सेंटेंस नहीं हो सकते। जैसे सवाल मैंने लिखा ही इज हियर। सवाल मैंने लिखा ही इज देयर। सवाल मैंने लिखा आई एम हियर। सवाल मैंने लिखा आई एम देयर। एक मैंने लिखा बच्चों ही इज नॉट हियर। एक मैंने लिखा ही इज नॉट देयर। सवाल मैंने लिखा आई एम नॉट हियर। और एक सवाल मैंने लिख दिया आई एम नॉट देयर। इनको देखना है क्या पहला सेंटेंस है या नहीं है। ही इज हियर, इज दिस सेंटेंस और नॉट है। अब सामने देखो एक बार, बाद में लिखना। पहला सवाल देख रहे हो, दिख रहा है सभी को, क्या ये सेंटेंस है? तो आप कहोगे सर है। क्यों है? क्योंकि सब्जेक्ट, वर्ब और एडवर्ब आया है। ही इज हियर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड है जिसके अंदर तीन शब्दों को काम में लिया गया है, ही को, इज को और देयर को। कंप्लीट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, जैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए था वैसा ही है। अब तीसरी बात, इसका मीनिंग भी तो है, ही इज हियर कि वो यहां पर है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसका लॉजिकल मीनिंग भी है, इसका मतलब ये सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है ही इज देयर। अब ऐसे भी तो हो सकता है, मान लो तुम्हारे दोस्त का फोन आपके पास आया कि रवि कहाँ है, तो आप रवि की मम्मी को बोलोगे रवि यहां नहीं है, रवि वहां है। तो ही इज नॉट हियर, ही इज देयर, वो वहां है। तो कंप्लीट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, लॉजिकल इसका मीनिंग भी है और अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स भी है। तीनों बातें सही हो रही हैं। अगर तीनों बातें सही हो रही हैं इसका मतलब ये भी सेंटेंस है। तीसरा, आई एम हियर। कोई मान लो मेरे को ढूंढता फिर रहा है, तो मैं यहां खड़ा खड़ा आवाज लगाऊंगा कि आई एम हियर, मैं यहां हूं। आई एम हियर, आई एम रूम नंबर, आई एम इन रूम नंबर 2, आई एम हियर, मैं यहां हूं। तो ऐसा भी तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। आई एम हियर ये भी सेंटेंस है। आई एम देयर, क्या ये है सेंटेंस? आप इसमें देखोगे तो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स तो है, ग्रामर का स्ट्रक्चर भी सही है, लेकिन इसका लॉजिक है क्या? अगर कोई मेरे से ये पूछे कि सर कहां हो आप, तो मैं ये तो कह सकता हूं कि मैं यहां हूं। लेकिन क्या मैं यहां खड़ा खड़ा ये कैसा कह पाऊंगा कि मैं वहां हूं? मैं खड़ा यहां हूं और मैं बोलूं कि मैं वहां हूं, मुझे ये बोलना चाहिए ना मैं यहां हूं। अगर मैं यहां खड़ा होकर के ये बात बोलूंगा तो मुझे यही तो बोलना चाहिए कि मैं यहां हूं। मुझे ये बोलना चाहिए कि मैं वहां हूं 2 नंबर रूम में। ऐसा तो बोलूंगा तो लॉजिकल थोड़ी ना होगी वो बात, उसका कोई लॉजिक नहीं रहेगा। तो ग्रामर इसकी सही थी, इसका स्ट्रक्चर भी सही था, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स भी सही था, लेकिन क्या सही नहीं है? इसका लॉजिक सही नहीं है। ये बात इलॉजिकल है, लॉजिकल नहीं है। तो अगर ये सेंटेंस में लॉजिक नहीं है तो ये सेंटेंस गलत है। अगर आप इसको ऐसे लिखिए आई एम हियर। अब दूसरा, ही इज नॉट हियर, वो यहां नहीं है। मान लो तुम्हारे दोस्त के मम्मी का फोन आया
और आपसे पूछा कि रवि कहाँ है, तो आप उसे ये तो कह ही सकते हो कि ही इज नॉट हियर, वो यहां नहीं है, क्योंकि आपको पता है उस समय कि वो यहां नहीं है, तो आप ये तो बोल ही सकते हो कि ही इज नॉट हियर, वो यहां नहीं है। अगर वो यहां नहीं है, इसका मतलब ये लॉजिकल भी है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स भी है, और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी इसका पॉसिबल है। आगे वाला सेंटेंस, ही इज नॉट देयर। अब मान लो आपके पास नहीं है, तो रवि की मम्मी ने कहा कि यार राजा के घर पे पूछना, तो आपने राजा के घर पे कॉल किया कि रवि है, तो राजा ने कहा कि रवि यहां भी नहीं है। अब आप उसकी मम्मी को दोबारा कॉल करोगे, तो ये तो बोल ही सकते हो कि ही इज नॉट देयर, वो वहां पर भी नहीं है, तो ये भी लॉजिकल है। अब मान लो मैं ये बोलूं, मैं खुद ये बोलूं यहां खड़ा खड़ा कि आई एम नॉट हियर, आई एम नॉट हियर, तो मैं तो खड़ा हूं ना यहां। अगर मैं यहां खड़ा हूं तो फिर मैं ये कैसे बोल सकता हूं कि आई एम नॉट हियर? हाँ, मैं ये जरूर बोल सकता हूं कि सर आप कहां हो, हमें आपसे कुछ काम था, तो मैं कहूंगा कि बेटा आज मैं वहां नहीं हूं, वहां नहीं हूं मतलब मैं कोचिंग में नहीं हूं। लेकिन अगर मैं कोचिंग में खड़ा खड़ा ये बात बोलूंगा कि आई एम नॉट हियर, तो ये तो लॉजिकल होगा क्या? नहीं, इलॉजिकल हो जाएगा, इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो लॉजिकल इलॉजिकल की वजह से ये सेंटेंस नहीं है, लेकिन ये नीचे वाला क्या है आपका करेक्ट सेंटेंस। इसमें ये तीनों बातें क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो अभी तक की कहानी में मैंने तुम्हें सिर्फ तीन बातें देखना सिखाई है सेंटेंस में। एक तो कंप्लीट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, अब कैसे स्ट्रक्चर फॉलो करता है वो बात हमें सीखनी है अभी। एक उसका क्या होना चाहिए, लॉजिकल मीनिंग होना चाहिए। तो अब आपको सोचना है हर सेंटेंस को, मैं एक लिस्ट आप लोगों को दिखाऊंगा, और उस सेंटेंस में ये सोचना है कि यार ये क्या लॉजिकल है बात, क्या ऐसा हो सकता है? अगर हो सकता है तो वो लॉजिकल है, और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो वो लॉजिकल नहीं है। क्या वो कंप्लीट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है? अब कंप्लीट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, इसी के लिए तो हमें संपूर्ण ग्रामर पढ़नी है, वो तो हम आगे सीखने ही वाले हैं, उस बात पे तो हम आने ही वाले हैं, उसी के लिए ये सब बातें अपन सीख पा रहे हैं। कर पाओगे इतनी बातचीत में? कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए बच्चों। लिख लिया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दो सेंटेंस और लिखता हूं। एक मैंने तो कहा ही किल्ड मी, ही किल्ड मी, और एक मैंने कहा आई किल्ड हिम। बताइए दोनों में से कौन सा गलत है? पहला गलत है, और दूसरा? लेकिन दिखते तो ग्रामर तो दोनों की सेम है, मतलब अच्छे ही है, ग्रामेटिकल तो करेक्ट ही है भाई। आई की वजह, ही की वजह से कौन आना चाहिए, सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म से कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। आई की वजह से सेकंड फॉर्म आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑर्डर भी सही है इनका, है ना, वर्ड का अरेंजमेंट भी है, लेकिन लॉजिक नहीं है। लॉजिक इसलिए नहीं है क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि ही किल्ड मी, अगर उसने मुझे मार ही दिया है बच्चों, तो फिर मैं बोल कैसे रहा हूं? आप सोचो इस बात को। अगर मैं ये कहूं कि ही किल्ड मी, उसने मुझे मार दिया, अगर मार दिया तो फिर मैं बोल कैसे रहा हूं? नहीं बोल सकता ना, तो लॉजिकली ये बात सही नहीं है। हाँ ऐसे बोल सकते हो, ही ऑलमोस्ट किल्ड मी, उसने लगभग मुझे मार ही दिया था। ये हो सकता है, मान लो गाड़ी वाला आया हो, टक्कर मारी है आपके, एक हाथ टच हुआ, तो आप क्या बोलोगे, यार आज तो लगभग उसने मुझे मार ही दिया था। ये हो सकता है। नीचे वाला सही है, आई किल्ड हिम, मैंने उसे मार दिया था, ये तो हो ही सकता है। लॉजिक भी है, अरेंजमेंट भी है, स्ट्रक्चर भी है, सब कुछ है। तो ये हमें अपने दिमाग के अंदर बैठाना है कि हमें किसी भी सेंटेंस में सिर्फ ग्रामर ढूंढते नहीं रह जाना है। कभी कभार क्या होता है, कोई सेंटेंस ग्रामर के आधार पर गलत होता है, कभी कभार कोई सेंटेंस लॉजिक के आधार पर गलत होता है, कभी कभार कोई सेंटेंस सीक्वेंस के आधार पर गलत होता है। तो हमें इन तीनों चीजों को अपने दिमाग में सीखने के लिए बैठानी है ये बात। मैं तुमसे यही चाहता हूं कि हर सेंटेंस पे तुम यही डाउट करो,
कि ये तीनों में से कहीं कोई सी तो नहीं है, तब तो वो सेंटेंस अगर तीनों को फॉलो कर रहा है तब तो सही है, और तीनों में से किसी एक भी चीज को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो गलत है। अब हमें तीनों चीजें सीखनी है, हमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सीखना है, हमें लॉजिक सीखना है, और हमें अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को सीखना है। इन्हीं बातों को अपन आगे बढ़ाएंगे डिस्कशन में, ठीक है। लिख लीजिए दोनों सवाल ये भी। फिर मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा, और उन एग्जाम्पल्स में से आप मुझे बताओगे कि ये सेंटेंस है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसे सेंटेंस बनाओगे उन्हीं वर्ड्स को यूज करके। हो गया, चलिए हेडिंग डाल लेना नीचे, एक्सरसाइज फर्स्ट। आपने अभी तक जो इंफॉर्मेशन ली है उस इंफॉर्मेशन के आधार पर आपके सामने पहली एक्सरसाइज है, स्टडी ऑफ स्टडी द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वर्ड्स। आपके सामने मैंने कुछ सेट्स ऑफ वर्ड्स डाले हैं बच्चों, और इनको आपको ध्यान से देखना है, इन सेट्स ऑफ वर्ड्स को, और ध्यान से देख करके ये बताना है कि ये सेंटेंस है या नहीं है, ठीक है ना। और अगर नहीं है तो इनको आप ठीक कैसे करोगे ये आपको बताना है। लगाइए अपनी दिमाग, इनको सही भी करके लिखना आपको। पहला सवाल, क्या सेंटेंस है? नहीं है, तो इसको ठीक कैसे करोगे बताओ, क्या बोलोगे? बोला सर सबसे पहले कौन आना चाहिए? सब्जेक्ट आना चाहिए। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें? आई। उसके बाद में कौन आना चाहिए? वर्ब। कौन आना चाहिए? तो आई लिखोगे, आई के बाद में वर्ब लिखोगे तो एम, आई एम। अब ये हेल्पिंग वर्ब है, मैंने अभी भी बताया था आईएनजी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग आई एम प्लेइंग फुटबॉल। ये अब क्या है? सेंटेंस सही है। अब अरेंजमेंट ऑफ वर्ड भी सही है, इसका लॉजिकल मीनिंग भी है और इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी है, तो अब ये सही हो गया, ठीक है। दूसरे को ठीक करो तो, कल्पना चावला लेडी एस्ट्रोनॉट इंडियन फर्स्ट वॉज द, हाँ क्या लिखोगे? आप लिखोगे कल्पना चावला was the first Indian lady एस्ट्रोनॉट, यही है ना। अब आपके सवाल दिमाग में, जहन में एक बात आ रही होगी, यार ये कैसे हो रहा है, फर्स्ट से पहले दा क्यों लिखा सर ने, इंडियन को लेडी से पहले क्यों नहीं लिखा, लेडी के बाद में क्यों नहीं लिखा, है ना। ये सब चीजें आपके दिमाग में आ रही होंगी। तो यही तो अपने को सीखना है, नाउन का ऑर्डर कहां होता है, एडजेक्टिव का ऑर्डर कहां होता है, प्रोनाउंस का ऑर्डर कहां होता है ना। इसी बात को तो अपने को क्या करना है, स्टडी करना है। लेकिन अभी सिर्फ अपने दिमाग में एक चीज अपन बैठा रहे हैं, सेंटेंस क्या होता है, कैसे अपन उसको पहचान कर पाते हैं, अपन वो ही सीख रहे हैं। तो अपने को उसी पॉइंट पे रहना है, इससे आगे का ज्यादा सोचना विचारना नहीं है। तीसरा ना, फिर सीक्वेंस गलत हो जाएगा भाई। जब तक सीक्वेंस है तब तक आप उसे उस सीक्वेंस में ही लिखिए। जब आप नहीं लिख पाते हो उस सीक्वेंस में, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, तब हम अलग से अप्रोचेस यूज करते हैं। तो जब तक एकदम जो करेक्ट, अपने को एकदम करेक्ट लिखना होता है। चलिए, सार्क द फर्स्ट चाइना हार्डेस्ट एपेडमिक हिट, बताइए। और कोई बच्चा? देखो क्या लिखोगे, सबसे पहले ऊपर लिख देता हूं तीसरे का,
सार्क, फिर द फर्स्ट एपेडमिक हिट चाइना। अब आपके लिए एक आज का होमवर्क मैं छोड़ के जाता हूं। आप घर पे जाके आज इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग तलाश करोगे कि इसका मतलब क्या होता है। समझ गए मेरी बात? ऊपर वाले तो तुम्हें आते होंगे, लेकिन आज का तुम्हारा ये होमवर्क है। घर पे जाके क्या करोगे, इसका हिंदी मीनिंग तलाश करोगे कि व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस इन इंग्लिश टू हिंदी। ये इसका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। चलो, है हार्डेस्ट छूट गया क्या? अच्छा जी, हार्डेस्ट छूट गया। तो सार्क द फर्स्ट हार्डेस्ट एपेडमिक हिट चाइना, यहां लगा दोगे। चलिए ठीक है ना, ये आप लोग एक बार देखोगे। नेक्स्ट देखो, बुश एंड ब्लेयर केच सदाम हुसैन वर टू अनेबल। ये तो आसान है। बुश एंड ब्लेयर, बुश एंड ब्लेयर अनेबल टू कैच, क्या करोगे? वर्थ वर्ब भी है क्या? बुश एंड ब्लेयर वर अनेबल टू कैच सदाम हुसैन। अब ये सेंटेंस क्या है हमारा? सही है। समझ गए मेरी बात? मैं आपको क्या सिखा रहा हूं? मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि सेंटेंस को अगर बेतुका हमें नजर आए तो उसे तुकबंदी में कैसे लाया जाए, कैसे उसे सीक्वेंस में डाला जाए। ठीक है ना? अभी अपने कोई ग्रामर शुरू नहीं करिए, एक नॉर्मल से सेंटेंस के बारे में अपनी यह चर्चा चल रही है। सचिन तेंदुलकर 30 years old was April 2003 24th ऑन द ऑफ। बताओ कैसे करोगे? देखो, सचिन तेंदुलकर, एस टी का मतलब सचिन तेंदुलकर वॉज 30 years ओल्ड, ऑफ नहीं है ये, ऑन है ना, ये ऐसे ही है, पता नहीं क्या लिख दिए। सचिन तेंदुलकर वॉज 30 years ओल्ड ऑन अप्रैल 2030। ठीक है ना? ये 3। तो सचिन तेंदुलकर वॉज 30 years ओल्ड ऑन अप्रैल 2003, ये हमारा बन जाएगा। इसमें कुछ मिसिंग है क्या? 24 दे रखा है क्या ऊपर? हाँ, तो वो तो एज जो भी दे रखी है। देखो, ये सेंटेंस में एक चीज मिसिंग है। ये सेंटेंस ऐसे था, ऑन 24 अप्रैल 2003 लिखा हुआ है क्या? 30 years old was अप्रैल 20, हाँ ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ ना 24 ऑन, यहां तक है। तो अब ये बन जाएगा सचिन तेंदुलकर वॉज 30 years 30 24 है ना, तो 30 years की जगह वो लिख लोगे आप जो भी लिखा हुआ है इसमें 24। अच्छा, 24 तो डेट है और ये 30 years है, ठीक है। सचिन तेंदुलकर वॉज 30 years ऑन 24 अप्रैल 2000, यहां लिख दोगे ऑन 24 अप्रैल 2000, ये हो जाएगा। तो ये चीजें अपने को ध्यान में रखनी है थोड़ी सी। आपको लिखना कैसे? पहला ये सेंटेंस लिखोगे, उसके तुरंत नीचे इसका सही, फिर दूसरा, फिर तुरंत नीचे उसका सही, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से बनाओ। फिर एक होमवर्क और देता हूं, उन सेंटेंसेस को लिखोगे और घर पे जाकर के आज एक्सरसाइज 2 तुम्हारे लिए होमवर्क है और उसको सॉल्व करोगे। कल अपन उसके बारे में चर्चा क्लास में करेंगे।
लिख लिया बच्चों? चलो, आज का होमवर्क तुम्हारा हेडिंग डाल लीजिए, एक्सरसाइज 2 फॉर सेल्फ। मैच द रॉन्गली रिटन सेंटेंसेस, कॉलम ए बी मैंने दिया नहीं है, मैंने सिर्फ डायरेक्टली लिख दिया। आपके पास में कुछ सेंटेंस हैं, प्लीज फॉरगिव मी, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं दिया मैंने, इनको करेक्ट लिखना है। पीटीए वॉट, इसको सही करना है। द डॉग बार्क्स, इसके बीच में मैंने कोई स्पेस नहीं दिया, इसका मतलब मैंने ये इधर वाले सेंटेंस क्या लिखे हैं, गलत लिखे हैं। इनके आगे आपको क्या लिखना है, इनका सही सेंटेंस लिखना है। लिखिए, बना लीजिए एक्सरसाइज 2। इनको आज घर पे जाके करना है तुम्हें। ये तुम्हारी एक्सरसाइज है, आज का होमवर्क है तुम्हारा। एक होमवर्क तो मैंने तुम्हें क्या दिया है, उसका हिंदी बनाना, और दूसरा है इनको सही लिख के लेके आना। लिख लिया? आगे निकाल दूं? वो लिख लेना अभी एक बार, ये लिख लो। पीछे वाला आंसर नहीं लिखे होंगे अभी आपने? हाँ, वो मैं अभी निकाल दूंगा। ये भी लिखो। आगे वाले 15 सवाल हैं, ये इनको करके लाओगे, 5 5 10 15, टोटल 15 है। घर पे बैठ के इनको आराम से करना है। कल अपन आते ही इनको डिस्कस क्लास में करेंगे, इनका सही क्या होगा। कौन से में? IEATTOLIVE। अब इसके अंदर अलग अलग वर्ड्स हैं, ये आपको ढूंढने हैं, और इन वर्ड्स को मतलब अलग अलग वर्ण दिए हुए हैं, वो है ना, इनको ढूंढ करके एकदम सही सेंटेंस क्या बन सकता है, मतलब ऐसे रीजनिंग लगानी है, लॉजिक लगाना है कि यार क्या हो सकता है। ऐसा ही है थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका, मैं आपको मजबूर करूंगा थोड़ा खुद का माथा यूज करने का। हर बार बैच में कुछ ना कुछ चेंजमेंट देखने को मिलता है, अब की बार थोड़ा सा डिफरेंट होगा, अलग चीजें होंगी, अलग तरीके से अपन अप्रोचेस लगाएंगे, पढ़ाई अलग तरीके से करेंगे। बढ़ जाए आगे। नेक्स्ट, आज जाकर के वोकेब की जो सीट है वो मैंने कहाँ डाल दी है, आपके टेलीग्राम पे डाल दी है, उसको घर से पढ़ के आओगे और कल अपन उसको डिस्कस करेंगे। समझ गए बात को? ये अपना रहेगा। इन 15 सवालों को आपको करके लाना है कल, और देखना है कि किसके कितने सही होते हैं। ठीक है?